सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हाइड्रोकार्बन कर रहे थे। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के ऑलरेडी हम लोग 2-3 क्लासेस कर चुके हैं। तो आज भी हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। उसके बाद हमारा पूरा एल्केन खत्म हो जाएगा। ठीक है। एल्केन में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग एल्कीन वगैरह को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं बेटा, तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। सो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एल्केन आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है। तो एल्केन्स को हम पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। वाई? बिकॉज दे आर द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एनी रीजन। तो इनकी रिएक्टिविटी किसी भी रीजन की तरफ बहुत ही लीस्ट होती है, इसीलिए इसको हम लोग पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। राइट। So alkane are also called paraffins because they are least reactive towards any region. Right? Now, alkanes are inert to most region under the normal condition। मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन की मैं बात करूं कि आपने टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर रखा हुआ है, प्रेशर भी नॉर्मल है, कुछ ज्यादा अलग से कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वगैरह पे, तो दे आर ऑल एक्ट लाइक अ इनर्ट। ठीक है। ये इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो एल्केन्स आर इनर्ट टू मोस्ट रीजन अंडर द नॉर्मल कंडीशन, बट अंडर सर्टन कंडीशन दे कैन रिएक्ट। अगर कुछ कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो ये रिएक्ट कर देंगे। यानी इन 2 पॉइंट से हमें सीखने को क्या मिल रहा है, मोटा मोटी तो मेन ये सीखने को मिल रहा है हम लोगों को कि एल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं, और पैराफिन्स बोलने के पीछे का लॉजिक ये है कि दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एनी रीजन। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्टिविटी शो करते ही नहीं है। हालांकि अगर कुछ आप कंडीशंस लगा दो, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह बढ़ा दो, कैटलिस्ट यूज कर लो, तो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है। तो वही रिएक्शन हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में। तो क्लियर हो गया, थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हम क्या करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के अंदर। चलो, अब देखो बेटा कितने टाइप के रिएक्शंस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग रिएक्शंस कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो जो सबसे पहला रिएक्शन होगा हमारा वो हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद से कंबस्शन पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, फिर लास्ट में रिएक्शन विद स्टीम और पाइरोलिसिस। तो ये पूरे 5 6 7 जो भी रिएक्शंस है इन सबको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम लोगों के लिए और बहुत आसान भी है, तो आसानी से आप लोग इसको समझ जाओगे। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमें क्या पढ़ना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन आप बोलते किसको हो? तो देखो, मान लो मेरे पास किसी ने बोला कि यार मेरे पास ये CH4 है, राइट, वी हैव CH4, और किसी ने बोला कि इस CH4 को ना एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, तो क्या बनेगा? तो कुछ इस तरीके से होता है बेटा ये रिएक्शन कि CH4 में 4 हाइड्रोजन है, इसमें से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द अनदर एटम और अ ग्रुप। ठीक है। और इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। भाई सब्स्टिट्यूशन यही होता है ना, बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ गया। तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर का मतलब क्या है कि उसकी जगह पे वो गया तो उसकी जगह पे कोई और सब्स्टिट्यूट हो गया है। मतलब यहाँ पे अगर CH4 और Cl2 है, तो अगर एक H निकला तो वहां पे जगह क्रिएट हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई, और वहां पे ये CH3 और Cl बन गया। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब निकला क्या है, H, और यहाँ से Cl, तो HCl बाहर निकल गया। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी वही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि अगर वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन आर रिप्लेस्ड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, देन दे आर सेड टू बी अंडरगोइंग अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब उसको हम क्या बोलेंगे कि ये लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये चीज आप लोगों को बेटा सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब हम बोलेंगे कि ये लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं और कब बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये वाली कहानी आप लोग हमेशा याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया पूरा हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स के बारे में। देन चलो, अब इसी में जो हम पहला पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बहुत सारे हैलोजनेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन, सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन का हमारा पहला टाइप है, दैट इज कॉल्ड हैलोजनेशन। नाम से ही पता लग रहा है ना,
हैलोजन को ऐड करना है। तो जब भी आप हैलोजन को ऐड करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजेनेशन। मतलब आप इसमें किसी हैलोजन को यूज कर रहे हो, वो हैलोजन क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड हैलोजनेशन मेथड, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। So, what do you mean by this term halogenation? देखो, simply we mean by substitution, like whenever we replace H atom by any other atom or group. So, in place of any other atom or group, if we are using halogen, then they are called halogenation. Simple, right? So, when one or more hydrogen atom of alkene are replaced by the halogen, right? Either fluorine, chlorine, bromine, or iodine, then it is termed as halogenation reaction. Clear है? सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हैलोजनेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कि जब भी किसी एच एटम को हटा के वहां पे एक हैलोजन एटम लगा दिया तो दैट इज कॉल्ड हैलोजनेशन। चलो नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं हैलोजनेशन की। तो मान लो मेरे पास ये है बेटा आर एच, मैं यहाँ पे लिख के ही देता हूँ, आर की जगह मान लो मेरे पास है, मैं सी एच फोर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था सी एच थ्री एच, बात तो एक ही है ना, सी एच फोर ही हुआ। और यहाँ पे मैं किसी भी हैलोजन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम मैं ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा, एक एच बी आर निकलेगा और उस एच की जगह पे एक बी आर चला जाएगा, यानी ये क्या हो गया, सी एच थ्री बी आर, और बाहर क्या निकल गया है, एच बी आर। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक्स का मतलब सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो यहाँ पे तुम लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आयोडीन नहीं हो सकता, व्हाट अबाउट आयोडीन, व्हाट अबाउट, आप जब बोल रहे हो कि सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन है, सो व्हाट अबाउट आयोडीन एंड फ्लोरीन, इनके बारे में क्या कहानी है भाई, कि I2 और F2 का कोई रोल नहीं है क्या? तो बिल्कुल रोल है, बट वी आर गोइंग टू सी दिस इन अ नेक्स्ट स्लाइड दैट व्हाई IO2 और F2 आर प्रिपेयर बाय सम स्पेशल मेथड, ठीक है। उसमें क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसको डिटेल में करेंगे। अभी के लिए क्लियर हो गया ना हेलोजनेशन? सिंपली क्या करना है, एक H को रिप्लेस कर देना है किसी हेलोजन आइटम से। जल्दी बताओ एक बार, यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो एक बार, फिर आगे चलते हैं। एवरीथिंग क्लियर? डन। चलो, सो नेक्स्ट आता है बेटा हम लोगों का, इसमें देखो नोट जो बताया था मैंने उसको दोबारा नोट कर लेंगे आप सभी, कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सप्लोसिव, सो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन। अगर आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर दो ना, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर दो, तो वो एल्केन्स का, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि एक्सप्लोसिव हो सकता है। जिस कंटेनर में आप कर रहे हो वो कंटेनर भी टूट सकता है, वहां पे बहुत ज्यादा हीट निकल सकता है, इसीलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं। हालांकि मुझे अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं, जैसे कि स्वार्ट्स रिएक्शन, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास में भी, जब हमारा चैप्टर आएगा हेलोजन हराइल हलाइड अल्काइल हलाइड के अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये भी अभी के लिए इतना याद रखो कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एल्केन का नहीं होता है। कोई पूछेगा क्यों नहीं होता है, तो रीजन क्या बोलोगे, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है, बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट निकलने लग जाता है, राइट। सो ड्यू टू द हाईली एक्सोथर्मिक नेचर, एक्सप्लोसिव, so it is difficult to control the reaction, that's why a direct fluorination is not possible. Now reaction with iodine में क्या प्रॉब्लम है, तो reaction with iodine is reversible in nature, we are going to see this in a detail way in the next slides, कि आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करोगे तो रिवर्सिबल हो जाएगा। अब रिवर्सिबल क्या है भाई, कि जितना CH3I बन रहा है उतना ही वो दोबारा हमें CH4 और I2 दे देगा। तो दिस इज नॉट गुड थिंग ना, कि भाई रिएक्शन ही रिवर्सिबल हो गई, जितना प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट दे रहा है, तो दिस इज नॉट द गुड वे। इसीलिए ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन को हम लोगों ने यहाँ पे एक्स की जगह पे लिखा हुआ है। फ्लोरिनेशन नहीं होता क्योंकि एक्सप्लोसिव नेचर है, और आयोडिनेशन रिवर्सिबल नेचर है। तो हम इसका उपाय भी पढ़ेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू टू स्टॉप दिस रिवर्सिबिलिटी, कि क्या हमें करना चाहिए, तो उसको भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। देखो, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन आप लोगों को सबको समझ आ गया, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली CH4 लेना है और इसको आप देखो Cl2 के साथ रिएक्शन करना है। अब देखो इसमें होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है ये रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन होती है, तो ये बनता है CH3Cl, ठीक है, और प्लस बाहर क्या निकला बेटा, HCl। बट इस रिएक्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिएक्शन बार बार रिएक्ट करता जाएगा, समझ रहे हो, बार बार, मतलब अल्काइल हैलाइड इतना, यहाँ पे जो CH4 प्लस Cl2 है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन बार बार होगा। और देखो क्या बन गया, आपकी बार बन गया CH2 Cl2, अगेन ये रिएक्शन कर देगा Cl2 के साथ,
क्या बन जाएगा, CHCl3। फिर से ये रिएक्शन कर देगा Cl2 के साथ और क्या बना लेगा, CCl4। यानी आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपको एक मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। यानी ऑब्वियसली दिस इज नॉट द गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर मैं बोलूं मुझे CH3Cl बनाना है, तो दिस इज नॉट द गुड मेथड, क्योंकि ये देख रहे हो इसमें बार बार ये रिएक्शन होती जा रही है, होती जा रही है, और यहाँ तक हो रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक बन रहा है ये इस रिएक्शन में। ठीक है, सो वी गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इस रिएक्शन में। भाई हम लोगों को CH3Cl भी मिल गया, CH2Cl2 भी मिल जाता है, CHCl3 भी मिल जाता है, और CCl4 भी मिल रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को कराते समय हम लोग को बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है, राइट। और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि ये पूरा एक्चुअल में रिएक्शन हो कैसे रहा है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है कि कार्बोकटाइन के थ्रू हो रहा है, या कोई और मेथड है। सो वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल कि बेसिकली बाय विच मेथड this reaction took place, right? चलो देखते हैं। So basically halogenation proceed via free radical substitution reaction mechanism, right? So halogenation proceed via free radical substitution reaction mechanism. So what the mechanism consist of? So ध्यान रखो बेटा, किसी भी mechanism के, I'm talking about any type of mechanism in organic chemistry, we have only three steps. The first step is initiation, that how the reaction started, right? And the second step is propagation, that how the reaction is continue, कैसे चल रहा है reaction. And the third and the final step is the termination. In termination we get the product, right? So any organic mechanism, any organic reaction consists of only three steps, right? तो इन तीनों steps को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कौन कौन सा, फिर से रिपीट करूं। The first one is initiation, the next one is propagation, and the last one is termination. So यहाँ पे याद रखने की क्या चीज है कि हैलोजनेशन जो हो रहा है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, और इसके तीन स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। तो तीनों स्टेप को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे हो रहा है। डन, चलो। सो दैट इज CH4 plus Cl negative, एंड दिस लेट मी एक्सप्लेन हियर ऑल्सो, ताकि तुम लोग को जल्दी से अच्छे से समझ जाए। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है बेटा, वी हैव Cl2, राइट। सो वी हैव Cl2। इस Cl2 पे किसने अटैक किया है, सनलाइट। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी है E इज इक्वल टू H म्यू, वी ऑल नो ना, सनलाइट। सो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक Cl का फ्री रेडिकल बना और एक Cl का फ्री रेडिकल बना। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हो यहाँ पे होमोलिसिस हुआ है। होमोलिसिस का मतलब समझते हो ना, होमोलिसिस अगर शेयरिंग के दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन लेके गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन लेके गया। सो हेयर वी हैव अ homolysis, right? So we got the two free radicals of chlorine. यहाँ तक क्लियर है, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन मिला। नाउ ये फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन जो है, ये फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन जो है वो CH4 पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है बेटा, CH4 पे। सो CH4 पे ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा, एंड वी नो दैट फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब जल्दी चाहते हैं कि यार मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैं जल्दी से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल हो जाऊं। तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इससे एक ले लेगा H को और इसका फ्री रेडिकल बना देगा, राइट। तो इसका एक फ्री रेडिकल बन गया और ये HCl बाहर निकल गया। डन। अब देखो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कितना अच्छा अच्छा है। मतलब सबसे पहले इनिशिएशन हुआ कि Cl2 फ्री रेडिकल में टूटा, दैट इज Cl का फ्री रेडिकल, एक Cl का फ्री रेडिकल, काम खत्म। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये फ्री रेडिकल ने अटैक कर दिया CH4 पे। तो जैसे ही फ्री रेडिकल ने CH4 पे अटैक किया, एक मिथाइल का फ्री रेडिकल मिल गया, एक मिथाइल का फ्री रेडिकल मिल गया। अब देखो क्या होगा भाई, वही चीज है यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले एक फ्री रेडिकल मिला था Cl का, ये सब आपको दिख रहा होगा, Cl का फ्री रेडिकल। इस Cl के फ्री रेडिकल ने CH4 पे अटैक किया और यहाँ पे बना दिया CH3 का फ्री रेडिकल और HCl। अब क्या करेगा, ये CH3 का जो फ्री रेडिकल है, दिमाग लगाना, ये CH3 का जो फ्री रेडिकल है ये, वो क्या करेगा बेटा, अगेन एक Cl2, देखो वहां पे Cl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। अब ये बात कभी मत भूलना, तुम बोलोगे एक ही तो Cl2 है, बार बार आप कैसे ले रहे हो। एक Cl2 के मॉलिक्यूल के अंदर भी
6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरीन के। तो रिएक्शन में कोई ये नहीं है कि कोई एक ही है, एक मोल के अंदर भी इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे एटम्स हैं क्लोरीन के, तो बहुत सारे Cl2 है वहां पे। तो अब ये फ्री रेडिकल जो CH3 का है उसने अटैक कर दिया Cl2 पे, तो क्या बन गया, अब ये अपना स्टेबल बन गया, दैट इज CH3Cl, और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल गया। मतलब ये स्टेप अब आप देख रहे हो बार बार क्या हो रहा है, बार बार ये स्टेप होता जा रहा है। यानी मैं बोल सकता हूँ क्या कि दिस स्टेप इज नोन एज प्रोपोगेशन स्टेप, बोल सकता हूँ ना कि ये प्रोपोगेशन है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता जाएगा। फिर ये Cl का फ्री रेडिकल बना है, ये फिर अटैक कर देगा CH4 पे, फिर एक CH3 बनेगा, अगेन दिस CH3 अटैक ऑन Cl2 टू फॉर्म CH3Cl एंड दिस फ्री रेडिकल। ये दो स्टेप क्लियर है कि नहीं, कंफर्म करो फटाफट जल्दी से, एवरीवन। इज दिस क्लियर, दीज टू स्टेप्स आर क्लियर और नॉट? या टेल मी क्लियर है सबको ये दो स्टेप या नहीं है? इफ नॉट देन आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, राइट? क्लियर है सर, रिपीट। ओके, ओके प्लीज रिपीट। ओके चलो देखो ध्यान से बेटा, द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन, राइट? मेन रिएक्शन क्या है, मैं यहाँ पे पर दोबारा लिख देता हूँ। मेन रिएक्शन है हमारा CH4, दिस रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म CH3Cl। हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, बताओ आप लोग कि हुआ कैसे, उसके लिए हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। So mechanism consists of three steps. Step one, step two, step three. So in step one we have initiation कि reaction start हो कैसे रहा है। So first of all this Cl2, we have a Cl2, ये Cl2 को एक एनर्जी मिली, कहाँ से एनर्जी मिली, कैन एनीवन टेल मी? सनलाइट। तो सनलाइट से हमें एनर्जी मिली। तो जैसे ही सनलाइट से एनर्जी मिली, सनलाइट से Cl2 को एनर्जी मिली, तो हुआ क्या कि ये Cl2 जो है वो टूट गया। कैसे कैसे टूटा? होमोलिसिस। आपने पढ़ा है ना, इस तरीके का जब भी फिजन होता है उसको होमोलिसिस बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ले गया, तो दोनों का एक अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। ये जब हमने जीओसी में पढ़ लिया था, व्हाट इज फ्री रेडिकल्स, व्हाट इज कार्बोकैटायन, व्हाट इज कार्बोअनायन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन। नाउ इन सेकेंड स्टेप विच इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोपोगेशन, सो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो फ्री रेडिकल क्लोरीन का है उसने अटैक किया CH4 पे। किस पे अटैक किया बेटा? CH4, मीथेन पे। तो ये तो हाईली अनस्टेबल था, CH4 के पास H है, तो उसके H को इसने ले लिया और ये बन गया HCl, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना गया वो मिथाइल का। यानी इस क्लोरीन का फ्री रेडिकल किसको बना गया? मिथाइल के फ्री रेडिकल को। अब ये मिथाइल का फ्री रेडिकल ने अटैक किया दोबारा Cl2 पे। मैंने अभी भी बताया वहां पे कि एक मोल के अंदर भी बहुत सारे Cl2 होंगे, तो वहां Cl2 की कोई कमी नहीं है, ठीक है? तो एक Cl2 पे दोबारा अटैक किया, देन व्हाट हैपन बेटा कि ये CH3Cl बना और एक क्लोरीन का दोबारा फ्री रेडिकल बन गया। अब ये रिएक्शन बार बार रिपीट होती रहेगी ना, ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है दोबारा फिर CH4 पे अटैक करेगा, और फिर ये CH3 का फ्री रेडिकल HCl बनेगा, अगेन फिर CH3 का फ्री रेडिकल क्लोरीन पे अटैक करके दोबारा क्लोरीन का फ्री रेडिकल देगा। तो ये स्टेप बार बार रिपीट होती रहती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोपोगेशन स्टेप। नाउ दिस इज क्लियर? अब क्लियर है क्या? दो स्टेप, यस क्लियर है अब? ठीक है चलो, गुड, राइट। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो बेटा टर्मिनेशन कैसे पॉसिबल है, आप खुद बताओ, मतलब ये रिएक्शन रुक कैसे सकता है अब? क्योंकि आप देख रहे हो कि यार बार बार ये क्लोरीन बन रहा है फ्री रेडिकल, फिर मिथाइल का फ्री रेडिकल, फिर मिथाइल का मिलके क्लोरीन का फ्री रेडिकल, तो ये तो चलता जा रहा है। तो इस रिएक्शन के रुकने के क्या चांसेस है, कैसे होगा कि यहाँ पे अभी रिएक्शन खत्म हो जाएगा? तो तीन तरीके हैं, या तो क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल जो है वो क्लोरीन के एक फ्री रेडिकल से टकरा के Cl2 बना ले, तो भी रिएक्शन खत्म, क्योंकि दोबारा Cl फ्री रेडिकल बनेगा ही नहीं, तो कहाँ से वो मिथाइल का फ्री रेडिकल बनाएगा? एक तो तरीका ये है स्टॉप होने का। दूसरा तरीका ये है कि मिथाइल का एक फ्री रेडिकल मिथाइल के ही एक और फ्री रेडिकल के साथ मिलके CH3 और CH3 बना ले, तो भी रिएक्शन रुक जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि एक मिथाइल का फ्री रेडिकल और एक Cl का फ्री रेडिकल
ये दोनों आपस में मिलके बना ले CH3Cl, right? CH3Cl. So this is total. We have a three ways by which the step three can be completed, है ना? यानी टर्मिनेशन के टोटल तीन स्टेप्स हैं. आइदर क्लोरीन क्लोरीन Cl2 बन जाएगा तो भी रिएक्शन स्टॉप, आइदर मिथाइल का फ्री रेडिकल और मिथाइल का फ्री रेडिकल मिल जाएगा तो भी इथेन बन के रिएक्शन खत्म. और भी से कि अगर एक मिथाइल का फ्री रेडिकल मिले और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिले तो भी यहाँ पे हमारा रिएक्शन खत्म हो सकता है. जल्दी बताओ, क्लियर है ये चीज? टर्मिनेशन तीन तरीके से. तो अब ये पूरा मैकेनिज्म क्या हो गया कंप्लीट, तुम लोग को समझ आ गया कि इनिशिएशन में क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, टर्मिनेशन में क्या हो रहा है. जल्दी से एक बार कंफर्म करो सभी लोग. ओके, डन, वेरी गुड, क्लियर, राइट. वेट 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 वेट, या, ठीक है. सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो ये मैकेनिज्म हो गया बेटा हम लोगों का. किसका मैकेनिज्म हो गया ये? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का. सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे. ये टर्मिनेशन वाला पार्ट भी मैंने क्लियर कर दिया है ना, कि दो पॉसिबिलिटी थी, either ClCl will form Cl2, मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म दिस वन, और दिस विल फॉर्म CH3Cl. तो ये तीनों हमारा क्लियर है. नाउ अब आते हैं हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे बेटा. इस कंक्लूजन का नाम है क्या? है इस कंक्लूजन का नाम? तो देखते हैं जरा कि इस कंक्लूजन का नाम क्या है. सो इस कंक्लूजन का नाम है रेट ऑफ हैलोजनेशन, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हैलोजनेशन. ठीक है, कि भाई रे कौन सा एल्केन जो होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, है ना? यानी बेसिकली द रेट ऑफ हैलोजनेशन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंसेस इन हैलोजेंस, राइट? मतलब वो डिपेंड करता है हैलोजन के डिफरेंस, कि कौन सा हैलोजन आपने लिया है उस पर डिपेंड करेगा ये. फॉर एग्जाम्पल, कि आपने जो हैलोजन लिया है वो आयोडीन का है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, या फ्लोरीन है. तो इस पे ये डिपेंड करता है ना? यानी रेट ऑफ हैलोजनेशन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन हैलोजनेशन लाइक I2, Br2, Cl2 और F2. तो देखो ऑर्डर क्या याद रखना है आप लोगों को. ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फ्लोरिनेशन, देन होगा क्लोरिनेशन, देन ब्रोमिनेशन, देन आयोडोनेशन. सो दिस ऑर्डर. रिएक्टिविटी फ्लोरीन के साथ सबसे ज्यादा होगी, एंड सबसे कम किसके साथ होगी बेटा? आयोडीन के साथ. एंड फ्लोरीन इज एक्सप्लोसिव, वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल ऑल्सो. ठीक है. और जो आयोडीन होता है, आयोडीन इज अ वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल एंड दस कैरिड आउट इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 और HNO3. अब इसको मैं बड़े डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना सभी लोग यहाँ पे. देखो, हमने देखा कि क्लोरीनेशन हुआ, हमने देखा कि ब्रोमिनेशन भी हुआ, राइट? कि क्लोरीनेशन भी हुआ, ब्रोमिनेशन भी हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी. अब क्या आता है मेन, कि भाई जब ये क्लोरीनेशन भी हो गया, ब्रोमिनेशन भी हो गया, आयोडीनेशन जब हम करने गए, दैट इज CH4 + I2. ठीक है, और ये रिएक्ट करने गया तो इसने बनाया CH3I + HI right? So CH4 + I2 give us CH3 and HI. तो ये दे रहा है CH3 और HI दे रहा है. बट इससे हो क्या रहा है, ध्यान से समझो, इससे हो क्या रहा है. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस HI, द रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल. व्हाई? बिकॉज दिस HI इज हाईली रिड्यूसिंग इन नेचर. ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, reducing nature. So due to this reducing nature, this reaction become reversible. Then what to do? अगर मैं बोलूं कि भाई रिवर्सिबल हो गया, रिवर्सिबल में तो फिर फायदा ही नहीं है अपना, ये तो नुकसान हो गया रिवर्सिबल होके. कैसे नुकसान हो गया? नुकसान कुछ इस तरीके से हुआ कि भाई ये है हम लोग का CH3I और ये है HI. अब जितना CH3I बन रहा है दोबारा ये हमें CH4 + I2 दे दे रहा है. तो प्रोडक्ट बनाने का फायदा क्या हुआ?
प्रोडक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर। ऐसे तो प्रोडक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ कि जितना मेरा बन नहीं रहा है CH3I, दोबारा वो CH4+I2 दे दे रहा है, तो दिस इज नॉट द गुड थिंग। सो हमारे दिमाग में आया कि चलो हम इसकी रिवर्सिबिलिटी को दूर करते हैं। तो अगर ये HI के चलते हो रहा है और HI रिड्यूसिंग नेचर का होता है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू ऐड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम अगर इस रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसके रिड्यूसिंग नेचर को खत्म कर दे, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल दें जो इसके रिड्यूसिंग नेचर को खत्म कर दे, तो हमारा काम हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड कर लेते हैं। अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि HiO3 हो गया, HNO3 हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने HiO3 ले लिया, HiO3। ये HiO3 क्या करेगा, ये HiO3 सीधा HI के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके बेटा ये I2 और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 और वाटर में। बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 5HI ले लिया है, तो ये 3I2 हो गया, 3H2O हो गया। तो ये सीधा I2 और H2O में बदल देगा। किस में बदल दिया, I2 और H2O में। तो देखो जो प्रॉब्लम था HI, जिसके चलते रिएक्शन हो रही थी रिड्यूसिंग नेचर का, रिवर्सिबल हो रहा था, उसको इसने खत्म कर दिया। इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, I2। I2 जो कि सॉलिड है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और वाटर तो भाई अलग ही सेपरेट हो गया, है ना। यानी आयोडीन, मतलब यहाँ पे जो आयोडीन होता है बेसिकली वो गैसियस फॉर्म में ले सकते हो कि वो उड़ गया, ठीक है, मतलब उसका कोई फर्क ही नहीं रहा, उसको हम सेपरेट कर लेंगे अलग से। लेकिन ये HI ही रिस्पॉन्सिबल था रिड्यूसिंग नेचर का, तो वो काम तो खत्म हो गया ना। अब वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई तुम्हारी, है ना। तो इसीलिए रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है। तो जनरली इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि व्हाई आयोडीन इज रिवर्सिबल, व्हाई आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि व्हाई आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर, द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आपको वहां पे क्या बोलना होता है, आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर बिकॉज इन दिस HI इज प्रोड्यूस which act as a reducing nature, right? So whenever someone asks why iodination is reversible in nature, so you have to tell because HI is reducing in nature, and due to the reducing nature of HI this reaction is reversible. Now अब दूसरा कोई क्या पूछेगा, what you have to do to stop the reversibility, क्या करोगे, तो क्या बोलोगे, we have to add an oxidizing agent। फिर कोई पूछेगा नाम बताओ, then you're going to tell the name of oxidizing agent, कि क्या नाम होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, भाई उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम है HiO3 या HNO3। फिर कोई पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम कर रहा है, तो बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI के साथ रिएक्शन करके I2 और H2O में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। नाउ अब क्लियर है सर, ठीक है। तो इतना तुम लोगों को यहाँ से याद रखना है। नाउ टेल मी, सबको समझ आया ये चीज। कन्फर्म करो एक बार फटाफट, समझ आ गया सबको ये। यस आयशा, गुड, चलो। Now, the rate of replacement of hydrogen from alkanes also depends on the type of alkyl group। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो हैलोजन पे डिपेंड करता है, वो मैंने बता दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन का सबसे स्लोवेस्ट है। दूसरा जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप कैसा है आपका, कि वेदर यू हैव अ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप और टर्सरी अल्काइल ग्रुप। तो इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, टर्सरी की। वाई, तो हमने जीओसी में एक चीज पढ़ा था, तुम्हें याद हो तो, नहीं तो मैं फिर याद दिला देता हूँ कि भाई ये रिएक्शन हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल बन रहा है मिथाइल का। तो आप सबको पता है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, राइट। दैट इज द 3 डिग्री फ्री रेडिकल आर मच मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 एंड देन 1। सो हुआ क्या कि मान लो मेरे पास 3 डिग्री का होता, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को 3 डिग्री का।
मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का है, CH3, CH3, और एक यहाँ पे H है। डन। तो दिस इज 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन है हम लोगों का। यहाँ पे मैंने बोला कि एक Cl2 आया, है ना। तो आप सबको पता है पूरा मैकेनिज्म क्या क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना होगा, CH3, CH3, CH3 और Cl। तो ये कह रहा है कि ये वाला ज्यादा तेज बनेगा, ज्यादा रेट, मतलब रेट, जल्दी रेट से बनेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, आप सबको पता है ना, कि फ्री रेडिकल बन रहा था। कैसे फ्री रेडिकल बन रहा था? कि वो इसके एच को ले जा रहा था, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा था बेटा, यहाँ दोबारा बना रहा हूँ इस चीज को, फ्री रेडिकल को, कि CH3, और यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल। हम सबको पता है कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, तीन तीन डोनर ग्रुप लगे हुए हैं, और तीन डोनर ग्रुप के चलते क्या है, यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। ये 9 तरीके से हाइड्रोजन इसको दे सकता है, 3 ये दे सकता है, 3 ये, 3 ये 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके। दैट्स वाई टर्सरी ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, तो सेकेंडरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, CH3, और इसका फ्री रेडिकल। और प्राइमरी का स्ट्रक्चर तो आप सबको पता है कि CH3, CH2 और फ्री रेडिकल। तो अगर मैं इन तीनों का बोलूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो टर्सरी फ्री रेडिकल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। दैट्स व्हाई द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन depends upon the alkyl group, and tertiary having the greater rate of replacement as compared to secondary primary. And in last we have methane मतलब ये CH3 का फ्री रेडिकल, इतना वाला। ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा? दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, and then this, that is methyl free radical. So this is not the preferred way for producing alkyl halides from alkanes, as the multiple products are formed resulting in the low yield. ये हमने पहले ही बात कर लिया था कि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं, मिक्सचर का प्रोडक्ट मिलता है। So this is not the preferred way for producing alkyl halides from alkanes. ठीक है। चलो नाउ, ये क्वेश्चन है, तुम सब लोग ट्राई करना एक बार, तुम लोग को ज्यादा होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है। ये तुम लोग को इसी कॉन्सेप्ट पे ट्राई करना है जैसे हमने किया है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर which can give the maximum two distinct monochlorinated structural isomer. So we have a hexane, we have a 2,3 dimethyl butane, we have a 2,2 dimethyl butane and 2 methyl pentane. So out of this you have to find out that which can give maximum two distinct monochlorinated structure, जो दो distinct monochlorinated structure दे और आइसोमर हो एक दूसरे के। ठीक है। तो ये आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, अब इसी में एक वर्ड आता है बेटा, इनहिबिटर्स। तो आप सबको पता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इसी में इनहिबिटर्स का क्या रोल है? सो बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे, है ना। यानी अ सब्सटेंस दैट स्लो डाउन और स्टॉप द रिएक्शन इज नोन एज इनहिबिटर्स। ठीक है। यानी ऐसे सब्सटेंस जो स्लो डाउन कर दे या फिर स्टॉप ही कर दे रिएक्शन को, उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स, राइट। ऑल रिएक्टिव एल्काइल फ्री रेडिकल आर कंज्यूम्ड, सो रिएक्शन स्टॉप फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यही CH3 का फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या हुआ, O2 जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ इनहिबिटर। किस तरीके से एक्ट कर रहा है एज अ इनहिबिटर? क्योंकि ये फ्री रेडिकल पे O2 ने रिएक्ट किया और क्या बना लिया, ROO का फ्री रेडिकल प्लस R, जो कि दोबारा इसके साथ कंबाइन हो गया। ठीक है। यानी here O2 act as an inhibitor which inhabit the free radical mechanism. So phenol is also an example of an inhibitor for the free radical mechanism. यानी जैसे तुमसे कोई पूछे हमने क्यों पढ़ा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जैसे हमने बोला कि इसके रिएक्शन को जैसे ये हो रहा है प्रोपोगेशन स्टेप में, अब मुझे इसको, इस रिएक्शन को मैं चाहता हूँ कि रुक जाए। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अब बाकी के रिएक्शन हो गया, अब और प्रोडक्ट ना बने। मैं चाहता हूँ कि एक बार बस CH3Cl बन गया, उसके बाद वो जो नहीं बन रहा था मल्टीपल, CHCl2, फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म, फिर CCl4, तो ऐसे बार बार प्रोडक्ट ना बने, बस वो एक लेवल पे ही रुक जाए, CH3Cl। तो उसके लिए क्या करना होगा, CH3Cl बना तो उसके बाद जो फ्री रेडिकल बना है क्लोरीन, उस फ्री रेडिकल को खत्म करना है, या जो मिथाइल का फ्री रेडिकल एक्स्ट्रा है उसको खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग इनहिबिटर्स का यूज करते हैं। ठीक है। किसका यूज करते हैं? इनहिबिटर्स का। तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल के साथ
रिएक्ट करके या तो उसके रिएक्शन को स्लो कर देते हैं या ऑलमोस्ट उसको स्टॉप कर देते हैं। तो O2 हो गया, फिनॉल हो गया, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इनहिबिटर फॉर द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो कोई पूछे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या यूज होता है इनहिबिटर्स, तो आप बता सकते हो कि O2 हो गया, फिनॉल हो गया, दे ऑल एक्ट एज अ इनहिबिटर फॉर द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर है ना? तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। राइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, तो कंबस्शन रिएक्शन क्या है भाई? तो इसको देखते हैं एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंबस्शन रिएक्शन, होता क्या है? जस्ट वेट। राइट, चलो। सो हम बात करते हैं कंबस्शन रिएक्शन की। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कंबस्शन रिएक्शन? सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर और वी से O2 इज नोन एज कंबस्शन। सबने सुना होगा, बहुत जनरल डेफिनेशन है कंबस्शन की, है ना? ये कंबस्शन बोलते हैं किसको है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर और वी से O2। नाउ alkanes are completely oxidized to CO2 and H2O, accompanied by the evolution of large amount of heat. So the combustion reaction is exothermic. So यहाँ पे एक बड़ा नोटेबल पॉइंट है, ये सबको पता होगा, ऑलमोस्ट छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि combustion are highly exothermic in nature. And why? Because in this combustion we heat the substance in presence of sufficient amount of O2, so they form H2O and CO2, as well as some amount of heat is released. That's why this reaction is exothermic in nature. Example देखो भाई, if we burn LPG, which is a mixture of N-butane and isobutane, ये हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था about N-butane and isobutane. This mixture is used in the LPG cylinder, right? So if you burn LPG, which is a mixture of N-butane and isobutane, pyrolysis takes place. Here pyro stand for heat and lysis stand for the breakdown. यानी heat breakdown होके heat produce कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे वही हो रहा है कि if we burn LPG, which is a mixture of N butane and isobutane, pyrolysis takes place। क्या होता है? पायरोलिसिस, पढ़ेंगे पायरोलिसिस को भी आगे। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है? पायरो स्टैंड फॉर हीट, पायरो का मतलब होता है हीट, एंड लिसिस स्टैंड फॉर द ब्रेकडाउन, होमोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। so लिसिस वर्ड यू ऑलरेडी नो, राइट? लिसिस स्टैंड फॉर द ब्रेकडाउन। सो ये हो गया हम लोग का पूरा कंबस्शन के बारे में। नेक्स्ट देखो बेटा, जनरल रिएक्शन क्या होता है कंबस्शन का, जो तुम लोगों को याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बता रहा हूं मैं, इस इक्वेशन से ना आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को याद कर सकते हो। कई बुकों में तुमने देखा होगा क्या लिखा होता है, सिर्फ एल्केन के लिए अलग फॉर्मूला, एल्कीन के लिए अलग, एल्काइन के लिए अलग। तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंपल फॉर्मूला याद करो, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों पे काम करेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंबस्शन प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटेन, व्हाट इज द कंबस्शन प्रोडक्ट ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, व्हाट इज द कंबस्शन प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ऐसे जब पूछ लेगा तो आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगा। तो मैं ये तरीका बता रहा हूँ जिससे आप लोग तुरंत बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, देखो, तो हमें क्या याद रखना है? CnHm, राइट? CnHm प्लस n प्लस m/4 O2, दिस विल गिव अस NCO2 प्लस m/2 H2O। अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि आपके पास प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन। तो प्रोपेन का मतलब क्या है? आप सबको पता है भाई इतना तो, कि C3 और H कितना है भाई? C3H8, है ना? CH3 CH2 CH3, ये होता है ना प्रोपेन का फॉर्मूला। सो C3H8। तो किसी ने बोला कि प्रोपेन का कंबशन प्रोडक्ट जरा लिख के दिखाओ, तो देखो कैसे लिखोगे आप। ये रहा प्रोपेन, और प्रोपेन लो सबसे पहले, ये रहा आपका C3H8 प्लस, अब कितना O2 लेना है यहीं से पता लग जाएगा। N क्या है? 3, M क्या है? 8। तो ये लोगे आप 3 + 8/4 O2, राइट? एंड दिस विल गिव अस NCO2। NCO2 मतलब 3CO2
प्लस m/2 मतलब 8/2 H2। तो देखो कितना सिंपल आपने लिख दिया। आप क्या इसको पूरा लिख नहीं सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो यार, क्या आ गया ये जल्दी बताओ। तो ये पूरा अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या बन गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस के चलते। तो ये हो जाएगा C3H8 रिएक्ट विद 4 2 3 5 O2 react with 5 O2, right? 5 O2 to give 3 CO2 प्लस 4 H2। तो कितने अच्छे से बैलेंस करके लिख दिया। तो ये है आपका काम, ये याद रखना है बेटा। तो अगर आपको ये रिएक्शंस याद रहेंगी, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप इजीली किसी का भी कंबस्शन लिख सकते हो। देखो इन्होंने ब्यूटेन का लिखा है C4H10, तो 13/2O2 4 CO2 5 H2O। इस तरह से बैलेंस करने में कितना टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा, खुद सोचो। कि कहाँ से सोच पाते तुम कि 13/2O2 लाना है या ये 5 H2O लाना है। सो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इसमें, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सीधा सीधा हम लोग इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। सो सीधा हम लोग इस फॉर्मूले को याद रखना है और हम इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। अब जल्दी बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। फॉर बोथ एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस जनरल रिएक्शन का फॉर्मूला, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? किसी को डाउट हो तो पूछो। क्लियर है तो बताओ, कहीं कोई भी डाउट हो इस कन्वर्शन रिएक्शन में और इस फॉर्मूले में जो मैंने बताया आप लोगों को। यस क्लियर है अंजना? चलो गुड, फाइन। चलो तो देखो क्या लिखा है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द कंबस्शन, सो एल्केन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। यानी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है कंबस्शन के दौरान, इसीलिए एल्केन्स को कैसे में यूज करते हैं, एज अ फ्यूल। जो एलपीजी सिलेंडर्स हो गया उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, बिकॉज बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। अब देखो बेटा हीट ऑफ कंबस्शन की कहानी, कि विच फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट ऑफ कंबस्शन, कि क्या हीट ऑफ कंबस्शन के भी कोई फैक्टर्स है कि भाई किससे ज्यादा हीट रिलीज होगी किससे कम हीट रिलीज होगी। तो बिल्कुल है। यानी हीट ऑफ कंबस्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल if we have propane, if you have ethane, and if you have methane, right? So these three, that is propane, ethane, and methane. So out of these, right? So out of these propane, ethane and methane, the heat of combustion किसका ज्यादा होगा? Obviously propane का, because in this the number of carbon atom is more. So heat of combustion is directly proportional to the number of carbon atom, right? C3, C2 and CH. Now, heat of combustion is inversely proportional to the branching of alkane. That is in case of isomer, right? This is because isomers में समझ रहे हो आप, जैसे मैंने बोला कि we have butane and we have 2-methyl propane. So in this both having the same number of carbon atom. In the first case also we have a 4 carbon atom. In the second case also we have a 4 carbon atom. So heat of combustion is inversely proportional to the branching of alkane. Right? Why? This is because the difference in stability of alkane. More the thermodynamically stable of alkane, lesser will be the heat of combustion. ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे दिया है, एन पेंटेन है, दिस इज आइसोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन। तो आउट ऑफ एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में ब्रांचिंग ज्यादा है, एन पेंटेन में ब्रांचिंग कम है, इसीलिए एन पेंटेन का ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन होगा एज कंपेयर टू द नियोपेंटेन। क्लियर है? Now, heat of combustion per CH2 group is inversely proportional to the size of the ring in case of cycloalkane. तो अगर मान लो मेरे को किसी ने दिया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि heat of combustion per CH2 group is inversely proportional to the size of the ring, है ना। यानी साइक्लोप्रोपेन क्या है, ये है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन क्या है, ये है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन क्या है, लेट मी ड्रॉ, cyclopentane, and similar we have a cyclohexane, हाँ cyclohexane। so cyclopropane का ज्यादा है ना। यानी heat of combustion per CH2 group is inversely proportional to the size of the
रिंग, यानी साइक्लोप्रोपेन इज द मोस्ट अनस्टेबल एंड ड्यू टू हाई रिंग स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, टॉरजनल स्ट्रेन, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे इसमें, तो उसको और क्लियर से समझ आएगा। तो अभी के लिए फैक्टर्स में ये याद रखो कि हीट कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, एंड द नेक्स्ट इज दैट हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2 ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रिंग इन केस ऑफ साइक्लोइल। ठीक है, सो यहां तक हम करते हैं या एक और कर लेते हैं, टाइम है थोड़ा सा। incomplete combustion, so basically combustion which takes place in the absence or we say sufficient amount of air, that is called incomplete combustion। complete combustion का मतलब क्या हुआ कि अच्छे से O2 के प्रेजेंस में हो रहा है, और incomplete का मतलब क्या हो गया कि ऐसा combustion जो absence of sufficient amount of air में हो, तो that is called incomplete combustion। for example CH4 O2 के साथ रिएक्शन करके C बनाया प्लस 2H2O बनाया, so these all are the example of incomplete combustion। ठीक है, यहाँ पे CO2 नहीं बना क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कमी है ऑक्सीजन की, तो CO2 नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या बन रहा है, C बन रहा है, कार्बन ब्लैक बन रहा है। सो हियर C इज अ कार्बन ब्लैक और सोट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है, यानी कंप्लीट कंबस्शन कोई पूछे तो क्या बोलोगे कि कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर और O2, और इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया भाई कि कंबस्शन इन एब्सेंस और वी से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, so this is called the incomplete combustion। So this is all, in the next class we started with the control oxidation and all this thing till अगर यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट हो, we have 1-2 minutes so you can ask in today class, if you have any kind of doubt you can ask। What is inhibitors? Inhibitors are the substance which surface explain heat of combustion, second point। ओके, हीट ऑफ कंबस्शन सेकेंड पॉइंट। हाँ, पहले मैं बता देता हूँ दो चीजें। इनहिबिटर्स, तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्री रेडिकल जो बन रहा था ना उसको स्टॉप कर देते हैं या उसको खत्म कर देते हैं। मतलब जैसे फ्री रेडिकल बन रहा था जिसके चलते रिएक्शन तुम देख रहे हो बार बार हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, हम चाहते हैं कि रिएक्शन यहीं पे रुक जाए, वो फ्री रेडिकल ना बने, तो जो फ्री रेडिकल को बनने से रोक दे या उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर्स। यानी इनहिबिटर्स कैटलिस्ट के जस्ट अपोजिट, जैसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इनहिबिटर्स रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। सेकंड डाउट था हीट ऑफ कंबस्शन का सेकंड पॉइंट। बेटा ये बोल रहा है कि हीट ऑफ कंबस्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग ऑफ एल्केन के। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये 4 कार्बन का ब्यूटेन है और ये है, ये भी 4 कार्बन है बट इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, मान लो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके की ब्रांचिंग भी बढ़ जाती, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ते जाती है वैसे वैसे क्या बोल रहा है कि हीट ऑफ कंबस्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसमें हीट ऑफ कंबस्शन उतना कम होगा। यानी अगर मैं पूछूं कि मेरे पास एक ये है ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ज्यादा किसका होगा, तो उस हिसाब से बताना है कि हीट ऑफ कंबस्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग ऑफ एल्केन। ठीक है, क्लियर है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन, सो दिस इज ऑल, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ डिटेल वे और भी जो चीजें रह गई हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू, ओके। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का, नेक्स्ट में मिलते हैं और फिर वहां पे इसको पूरा आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल टेक केयर ऑल।